नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग, यानी वो अरबपति जिनकी दौलत का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, वो आखिर अपनी इतनी विशाल संपत्ति को कैसे संभालते हैं और उससे भी बड़ी बात, उसे पीढ़ियों तक कैसे सुरक्षित रखते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पैसे को एक ग्लोबल और रणनीतिक स्तर पर मैनेज करने का खेल है। तो चलिए सीधे इस पर्दे के पीछे की दुनिया में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो किसी के भी दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये अरबपति अपना सारा पैसा आम बैंक खातों में रखते हैं, या फिर जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, क्या उनके पास कोई बड़ी सी गुप्त तिजोरी होती है जिसमें सोने के सिक्के भरे होते हैं। सच मानिए, हकीकत इन फिल्मी कहानियों से बहुत अलग और कहीं ज्यादा रणनीतिक है। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। शोध बताते हैं कि एक औसत अरबपति अपनी कुल संपत्ति का केवल 1%, जी हां, सिर्फ 1% हिस्सा ही लिक्विड कैश यानी नकदी के रूप में रखता है। इसका मतलब है कि उनकी कुल दौलत के मुकाबले उनके पास जो तुरंत उपलब्ध नकदी होती है वो ना के बराबर होती है। तो फिर सोचने वाली बात है कि बाकी का 99% पैसा आखिर जाता कहां है। ठीक है, तो आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे: वेल्थ मैनेजमेंट का बुनियादी ढांचा, हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, कर्ज का बेहद स्मार्ट और रणनीतिक उपयोग, अदृश्य स्वामित्व और अंत में वैश्विक स्तर पर संपत्ति को सुरक्षित रखने की रणनीतियां। सेक्शन 1, वेल्थ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब दौलत अरबों में हो तो अति अमीर लोग उसे मैनेज करने के लिए सिर्फ पारंपरिक बैंकों के भरोसे नहीं बैठते। उनके काम करने का स्तर ही अलग होता है। उनका असली इंजन होता है फैमिली ऑफिस। अब ये कोई साधारण ऑफिस नहीं है, ये एक पूरी की पूरी निजी कंपनी होती है जिसका इकलौता काम सिर्फ एक अमीर परिवार के निवेश और संपत्ति को संभालना होता है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 50 से 100 मिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होती है, और इस ऑफिस को चलाने का खर्च सालाना $1 मिलियन से भी ऊपर। ये टीम प्राइवेट इक्विटी से लेकर टैक्स प्लानिंग, लीगल मामलों और यहां तक के दान पुण्य के कामों का भी पूरा ध्यान रखती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। अपनी इतनी बड़ी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए केवल 1 या 2 बिजनेस पर निर्भर रहना उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इसलिए वो निवेश को पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैला देते हैं। लॉन्ग एंगल के शोध से मिला ये डेटा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पारंपरिक 60-40 पोर्टफोलियो अब इनके लिए बीते कल की बात हो गई है। ध्यान दें कि ये धनी निवेशक बॉन्ड्स में केवल 5% ही रखते हैं। इसके बजाय उनका रुझान प्राइवेट मार्केट और अन्य विकल्पों की ओर है, जहां वो 48% तक का भारी भरकम निवेश कर रहे हैं, जो कि पब्लिक इक्विटी के लगभग बराबर है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये निवेश कितनी अलग अलग दिशाओं में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए जेफ बेजोस को ही लीजिए। एक तरफ वो यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्लासी बेबी जैसी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी में भी। बिल गेट्स के पोर्टफोलियो में कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट और रेलवे जैसी कंपनियां शामिल हैं, और वहीं 35 वर्ष से कम उम्र के निवेशकों का रुझान क्रिप्टो करेंसी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह साफ दर्शाता है कि दौलत को कितने अप्रत्याशित और बेहद विविध उद्योगों में फैलाया जाता है। सेक्शन 3, रियल एस्टेट और भौतिक संपत्तियां। स्टॉक्स और डिजिटल संपत्तियों के अलावा इस हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा हिस्सा अचल संपत्तियों का होता है। आज की डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े नाम भी अंततः अपनी संपत्ति को भौतिक जमीन में ही सुरक्षित करते हैं। मार्क जुकरबर्ग के पास हवाई और लेक ताहो में करोड़ों डॉलर की विशाल संपत्तियां हैं। वहीं जेफ बेजोस साल 2020 तक दुनिया के 25वें सबसे बड़े जमींदार बन चुके थे। उनके पास लॉस एंजल्स में ही $165 मिलियन की वार्नर एस्टेट है। इससे साबित होता है कि डिजिटल दुनिया में कमाए गए असीमित पैसे का एक बड़ा हिस्सा वास्तविक जमीन खरीदने में जरूर लगाया जाता है। और सबसे खास बात, रियल एस्टेट उनके लिए केवल रहने या किराया कमाने का जरिया नहीं है, ये टैक्स टालने का एक बेहद शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। जरा अमेरिका की इस 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया को देखिए। जब कोई निवेशक भारी मुनाफे में कोई संपत्ति बेचता है, तो वो उस पूरे पैसे को तुरंत एक नई संपत्ति में लगा देता है। ऐसा करने से उस मुनाफे पर लगने वाला टैक्स अनिश्चित काल के लिए टल जाता है। और जब बात भौतिक संपत्तियों की हो, तो सदियों पुराने भरोसेमंद एसेट यानी सोने को कैसे छोड़ सकते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक के संस्थापक रे डालियो का भी यही मानना है कि किसी भी पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा सोने में होना चाहिए। तमाम आधुनिक वित्तीय विकल्पों के बावजूद सोना आज भी इन बड़े पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, कर्ज का रणनीतिक उपयोग। और यकीन मानिए, ये पहलू शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आम निवेशकों और अति अमीरों के बीच कर्ज को देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक आम निवेशक अपनी जीवन शैली या घर के लिए भारी कर्ज और मॉर्गेज लेता है, वहीं शोध बताते हैं कि करीब 1/3 अति अमीर निवेशकों के घर पर कोई मॉर्गेज होता ही नहीं है। इसके बजाय वो कर्ज का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, अपनी मौजूदा संपत्तियों को गिरवी रखकर टैक्स फ्री नकदी प्राप्त करने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया को अक्सर वित्तीय दुनिया में बाय बोरो डाई रणनीति के नाम से जाना जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी अरबपति को नकदी चाहिए तो वो अपने शेयर बिल्कुल नहीं बेचता, बल्कि वो उन शेयरों को बैंक के पास संपार्श्विक यानी कोलैटरल के तौर पर रखकर लोन ले लेता है। चूंकि उधार ली गई इस रकम को तकनीकी रूप से आय नहीं माना जाता, इसलिए इस पर कोई इनकम टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। ये बिना टैक्स दिए पूंजी तक पहुंचने की एक बिल्कुल वैध और वस्तुनिष्ठ रणनीति है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, अदृश्य स्वामित्व और LLC। ये वेल्थ मैनेजमेंट का वो रहस्यमयी हिस्सा है जहां गोपनीयता ही सब कुछ होती है। इस सिस्टम को समझने के लिए जिम लॉकर का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जिस तरह जिम के लॉकर में आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है, लेकिन बाहर से देखने पर लॉकर पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, बिल्कुल उसी तरह अमेरिका के डेलावेयर और वायोमिंग जैसे राज्यों में LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां बनाई जाती हैं। ये कंपनियां कानूनी तौर पर संपत्तियों की मालिक होती हैं, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में असली मालिक का नाम कहीं दिखाई ही नहीं देता। और ये खेल सिर्फ एक कंपनी तक नहीं रुकता। यहाँ कई LLC का एक जटिल जाल बुना जाता है, जहाँ एक कंपनी दूसरी की मालिक होती है। ये कानूनी भूल भुलैया लग्जरी संपत्तियों को किसी भी तरह के मुकदमों से सुरक्षित रखती है। इसमें व्यावसायिक खर्चों का दावा करके टैक्स कम किया जाता है, और सबसे अहम बात, असली संपत्ति को जनता और मुकदमों की नजरों से कोसों दूर रखा जाता है। सेक्शन 6 वैश्विक संपत्ति संरक्षण रणनीतियां। हमारी इस यात्रा का ये आखिरी पड़ाव उन सबसे जटिल और एडवांस टूल्स पर केंद्रित है जो संपत्ति को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत होती है डायनेस्टी ट्रस्ट से। ये परिवारों को अपनी दौलत को एक ऐसे सख्त कानूनी ढांचे में बंद करने की सुविधा देता है जिससे संपत्ति बिना किसी सरकारी एस्टेट टैक्स के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से ट्रांसफर होती रहे। इसमें यह भी तय किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को पैसा किन सख्त नियमों के तहत मिलेगा। इसके बाद आता है द ऑफशोर शफल। इसमें केमन आइलैंड्स या बरमूडा जैसी जगहों का उपयोग किया जाता है। वहां शेल कंपनियां स्थापित की जाती हैं ताकि दौलत को कानूनी रूप से उन देशों में रखा जा सके जहां टैक्स की दरें या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब में शायद सबसे एडवांस्ड टूल है PPLI। इसे एक तरह का मैजिक बॉक्स समझ लीजिए। इस बेहद एक्सक्लूसिव और महंगी बीमा पॉलिसी के भीतर हेज फंड और निजी व्यवसायों को सुरक्षित रखा जाता है। इस बॉक्स के अंदर संपत्ति बिना किसी टैक्स के लगातार बढ़ती रहती है और अंततः अगली पीढ़ी को बिना एक भी रुपए का टैक्स दिए सौंप दी जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से अंततः क्या निष्कर्ष निकलता है? 3 मुख्य बातें जो हमें समझनी चाहिए। पहला, 1% की ये दौलत केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक स्तर पर हाइपर डाइवर्सिफाइड है। दूसरा, कर्ज उनके लिए कोई मजबूरी या बोझ नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का एक बहुत ही अचूक रणनीतिक हथियार है। और तीसरा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा में गोपनीयता और मजबूत कानूनी ढांचे ही सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इन्हीं सटीक रणनीतियों में महारत हासिल करना साधारण निवेश को अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट से अलग करता है। तो इस सब के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। अगर वेल्थ को बचाकर रखने के ये नियम जानबूझकर इतने अदृश्य और जटिल बनाए गए हैं, तो फिर दुनिया के इन सबसे अमीर 1% लोगों के पोर्टफोलियो की गहराई में अभी और ऐसे कितने रहस्य छिपे होंगे? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। वैश्विक फाइनेंस के इस बेहद दिलचस्प और छिपे हुए तंत्र को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।